चारू मस्त मोला और बहुत चंचल लड़की थी। उसकी जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल अलग था। गलियों में रहने वाली चारू की माँ घर घर में बर्तन झाड़ू पोछा किया करती और चारू के पिता अशोक ऑटो चलाते। एक रोज सरला चारू को बर्तन धोते हुए कहती है, तुझे जैसे तैसे 12वीं करवा दिया, लेकिन तू आगे नहीं पढ़ेगी। मुझे पता है 24 घंटा फोन में लगी रहती है। तेरा बाप भी तुझे एक टुनटुना ला कर दे देता है, तू चलाती रहती है। माँ, आपको बर्तन नहीं धोना तो छोड़ दो ना, भाई आकर धो लेगा। आपने क्यों अपना बीपी बढ़ा रखा है? बस इससे तो जुबान चलवा लो, काम तो इसका बाप करेगा। माँ, पापा का फोन आ रहा है, उठाऊं या काट दूं? उठा उठा, उससे भी तो बताऊं कि और 4-4 बच्चे पैदा कर लो, काम का तो कोई भी नहीं है। पापा, बात बाद में करना, माहौल अभी गर्म है, वरना सारा गुस्सा आप पर ही उतरेगा। चारू घर का कोई काम नहीं करती थी, जिस वजह से चारू की माँ सरला उसे हर बात पर सुना दिया करती थी। लेकिन अशोक चारू को हमेशा सपोर्ट करता। अब चारू देर शाम टीवी देख रही थी, तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला आकर चारू से कहती है, चारू, तूने उस कबाड़ी वाले के बेटे को क्यों मारा? उसकी माँ तेरी माँ से लड़ रही है। क्या बात कर रही हो विमला आंटी? कहाँ है वो? जरा चलना तो। अब चारू अपनी माँ के पास पहुँचती है। ये कह रही है कि इसके हाथी जैसे बेटे को तूने मारा है। अब ये सुनने के बाद पास पड़ा एक डंडा उठाकर चारू कबाड़ी वाले के बेटे गोलू से कहती है, तुझे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ा था, लेकिन तेरी माँ ने अपना गटर जैसा मुंह खोला तो भी झूठ ही बोला, तो अब इसकी सजा मोटे तू ही भुगत। दीदी माफ कर दो, अब से सलोनी के आसपास भी नहीं घूमूंगा। बता सरला, देख रही है इस कबाड़ी वाली को? झूठ बोल रही थी कि चारू ने इस मोटे गेंडे को मारा है, बल्कि इसने ही सलोनी को छेड़ा है। अब ये लड़ाई बहुत लोग भी देख रहे थे, लेकिन बहुत लोग चारू को शाबाशी देते हैं। हालांकि ये सब पास खड़ा एक लड़का देख रहा था, लेकिन वो चारू को कुछ नहीं बोलता। अब सरला घर जाने के बाद चारू को कहती है, आज पहली बार तेरे इस काम से खुश हूँ मैं, वरना तूने तो मेरी नाक ही कटवाई है अब तक। अरे सरला, बहुत अच्छा किया उस कमीने को मारकर। वो है ही ऐसा, खा खा कर फटने को हो रहा है और चला है लड़कियों को छेड़ने। अब अगले दिन सुबह चारू मार्केट जा रही थी, तभी वो एक नोटिस करती है कि उसका एक लड़का पीछा कर रहा था। उसे देखकर चारू उसे रोकते हुए कहती है, ओए शाणे, मोहल्ले में नया है, देखने से तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा है। वैसे तू मेरा पीछा क्यों कर रहा था? जी, मैं समर आपको कॉलेज से जानता हूँ। आप मुझे शायद नहीं जानती होंगी। और कल जो आपने उस मोटे को मारा, अरे आपका नेचर तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। देख शाणे, जिस इलाके में खड़ा है ना, वो मेरा है, तो सीधी बात, वरना उस मोटे से भी ज्यादा बुरी हालत करूंगी, समझा ना? चढ़कर इस बुलेट पर आया है, जाएगा 4 लोगों के संग। तो बता, क्या चाहता है तू? जी देखो, आप तो गुस्सा हो रही हो, मैं तो आपसे दोस्ती करना चाह रहा था। अब चारू ये सुनती है और वो अपनी चप्पल निकालने लगती है। तब तक तो समर अपनी बाइक चालू कर निकल जाता है और चारू से बोलता हुआ जाता है, समर राठौर के नाम से इंस्टा आईडी है, मैसेज जरूर करना। रुक तू, तभी तो पता चले चारू क्या चीज है। इंस्टा आईडी की ऐसी की तैसी, छोड़ूंगी नहीं साले। अब चारू चिल्ला ही रही होती है कि तभी सलोनी वहाँ आ जाती है और चारू से कहती है, अरे किस पर चिल्ला रही है? कौन था? समर नाम का कोई लड़का था, बोल रहा था कि मैं उसे पसंद हूँ। ओए होए, क्या बात है चारू, तुझ पर कौन लाइन मार रहा है? जरा हमें भी तो देख लें कोई। चुप करके चल, सामान लेना है, वरना माँ मुझे फिर सुनाएगी। अब चारू को समर हर जगह दिखने लगा, क्योंकि समर तो चारू को प्यार करने लगा था। समर दिखने में भी हैंडसम था। अब एक रोज चारू पार्क में बैठी थी अपनी दोस्त सलोनी के साथ में। तभी चारू सलोनी से कहती है, देख, यही है वो जो काफी समय से मेरा पीछा कर रहा है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यार चारू, कितना सुंदर है ये। अगर इसने मुझे प्रपोज किया होता तो मैं कभी मना नहीं करती। देख, वो इधर ही आ रहा है। तुझे मेरी कसम है जो तूने इसे मना किया। अब समर चारू के पास पार्क में आकर बैठ जाता है और चारू से कहता है, आपको मैं पसंद नहीं क्या? मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज हाँ कर दो। हाँ बोल दे ना। जी देखो, मैं चौल की गलियों की रहने वाली, आप तो अच्छे घर से हो, तो फिर आपको मुझ में ऐसा क्या ही पसंद आ गया? आपका दिल, आपकी बातें, आपकी सच्चाई। इस दिन के बाद से तो मानो चारू की जिंदगी ही बदल चुकी थी।
चारू का ये पहला पहला प्यार अब चारू एक रोज अपनी माँ से पूछती है। माँ, आपको पापा से प्यार कैसे हुआ? उन्होंने आपको प्रपोज किया था? तू क्यों पूछ रही है? अगर तेरे बाप के साथ शादी नहीं हुई होती, कम से कम आज महलों की रानी रहती। इस कमीने से अपने प्यार में फंसकर ऐसी हालत तो नहीं कर देती। चलो माँ, मैं चलती हूँ, सलोनी के घर भी जाना है। इस लड़की से तो मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ। लड़कियों वाले तो इसमें कोई गुण नजर नहीं आते हैं। ना जाने कहाँ ही और किससे शादी होगी इसकी। अब सलोनी से मिलने के बहाने चारू समर से मिलने जाती है और समर चारू से कहता है, अब मुझे लगता है मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। अरे कब तक ऐसे चोरों की तरह मिलते रहेंगे? लेकिन माँ मानेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि माँ मानेगी भी। बाकी तुम देख लो। अब अगले ही दिन सरला के चौल में कई सारी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं और उसमें से समर अपनी माँ उमा के साथ निकलता है और उमा विमला से कहती है, जी बहन जी, बता सकती हैं कि सरला जी का घर कौन सा है? वो सामने वाला घर उनका ही है। वैसे आप लोग कौन हैं? जी, हम उनकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। चारू तो खूब तैयार बैठी होती है, लेकिन सरला फटी हुई साड़ी पहने काम कर रही थी। अब सरला जैसे ही उमा को देखती है वैसे ही सरला से कहती है, जी, मैं समर की मम्मी आपकी बेटी चारू के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। ये लीजिए शगुन की थाली। जी आइए ना उमा जी अंदर। मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आप रिश्ता लेकर आ रही हैं। जी, ये तो प्यार का मामला है। मेरा बेटा समर आपकी चारू को पसंद करता है, तो हम मना कैसे करते। अब जैसे ही उमा जाती है, विमला का सरला के घर आना होता है और विमला सरला से कहती है, बाप रे, 5-5 गाड़ी से 2 लोग आए हैं। लड़का तो महल का है। किसने बताया रिश्ता सरला? मुझे तो कोई झोल लग रहा है। क्या झोल? इतना अच्छा रिश्ता है, और क्या चाहिए? अरे सरला सोच, हम कहाँ वो कहाँ, कुछ तो बात होगी। उन्हें हमारी चारू ही क्यों चाहिए? अब सरला अपनी बेटी के लिए समर के घर वालों के बारे में पता करवाती है, तो उन्हें और भी अच्छी बातें पता चलती है, क्योंकि समर की फैमिली जितनी अमीर थी उतनी ही डाउन टू अर्थ थी। ऐसे में चारू की शादी समर से हो जाती है और समर के घर वाले चारू की शादी का सारा खर्च उठाते हैं। ये देखकर सरला अपनी बेटी चारू को विदा करते हुए कहती है, जितना मैं ना कर सकी उतना कुछ तुझे तेरे ससुराल वाले देंगे। तू हमेशा खुश रह मेरी बच्ची। और इस तरह समर और चारू की शादी हो जाती है। लेकिन एक चौल की गलियों की लड़की महल की रानी बन जाती है। उसकी किस्मत में रानी बनना जो लिखा था। तो दोस्तों, आपने ऐसी किस्मत देखी है किसी की जो कि एक छोटे से घर से महलों तक का सफर पूरा कर ले? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गोपाल गरीब आदमी था जो किराए पर ऑटो चलाया करता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे जिन्हें पूरा करने के लिए वो बहुत ही मेहनत करता था। लेकिन उसकी किस्मत हर बार उसे धोखा दे जाती थी। एक दिन वो सोते हुए सपना देख रहा था कि उसके पास गाड़ी बंगला सब होता है, नौकर चाकर उसके घर में काम कर रहे हैं। तभी उसकी पत्नी राधा बाल्टी भर पानी उसके ऊपर फेंकते हुए कहती है, गरीब आदमी के बड़े सपने देखने का ख्वाब पूरा हो गया हो तो अपनी आंखें खोलिए और होश में आकर जिंदगी की सच्चाई को देखिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना राधा? ऐसे कौन जगाता है किसी सोते हुए इंसान को? आगे से ऐसा करने की सोचना भी मत। आप जैसे लोगों को ऐसे ही जगाना चाहिए। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन सपने तो इतने बड़े हैं कि पूछो मत। आज नहीं है फूटी कौड़ी भी तो क्या हुआ, कभी तो होगी। उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है। एक दिन ना मैं अपने सपने को जरूर पूरा करूंगा। और सपने पूरे भी उनके होते हैं जो सपने देखते हैं। मैं ऐसे सपने देखकर अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ जिसका पूरा होना ही एक सपना हो, क्योंकि जब सपना टूटता है तब बहुत दुख होता है। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल मैं अपने हालातों को बदल दूंगा, देख लेना तुम। हाँ देख लूंगी। अभी पहले जाइए, बनिए की दुकान से कुछ खाने को ले आइए और चाय के लिए दूध। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है भूख से। राधा की बात सुनकर गोपाल कपड़े बदलकर बनिए की दुकान पर जाता है और वहाँ बैठी औरत से कहता है, और काकी क्या हाल चाल है आपके? ठीक है ना आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तू बता, तू कैसा है? तेरा काम कैसा चल रहा है? सब ठीक ही है काकी, कैसे भी करके काम चल रहा है। लेकिन आप ये सब छोड़िए, मुझे एक थैली दूध और बिस्किट देना, जरा देर हो रही है। बेटा माफ कर, लेकिन मैं तुझे और उधार नहीं दे सकती हूँ।
मेरे बेटे ने मना किया है तुझे उधार देने को। तेरा उधार पैसा बहुत ज्यादा हो गया है। अरे काकी, मैं कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ। जैसे ना मेरे पास पैसे होंगे वैसे ही मैं सबसे पहले आपका उधार चुका दूंगा। लेकिन अभी मेरे घर में अनाज भी एक दाना नहीं है, तो हम लोग भूखे रह जाएंगे अगर आपने हमें उधार नहीं दिया तो। मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन मैं तुझे उधार नहीं दे सकती हूँ। मैं भी मजबूर हूँ अपने बेटे के आगे। काकी की बात सुनकर गोपाल अपने घर वापस लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है, जिस पर राधा कहती है, इसका मतलब आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। हमें चाय तक नसीब नहीं होगी, खाना तो बहुत दूर की बात है। जाइए, आप अपने काम पर जाइए। जब आप पैसे लेकर आएंगे तभी तो हम कुछ खाएंगे ना। मुझे किराए पे चलाने के लिए एक ऑटो नहीं मिला, तो फिर मैं कैसे काम पर जाऊँ? तो फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमें और कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा? अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं इस गरीबी में और कितने दिन काटने पड़ेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा लगता है भूख के मारे ही मैं मर जाऊंगी। गोपाल राधा को भूख से तड़पते हुए देखकर बहुत परेशान हो जाता है। दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसका दोस्त राघव वहां आता है और उसके पूछने पर गोपाल उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो कहता है, बस इतनी सी बात है, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने मालिक का एक ऑटो किराए पर चलाने के लिए दे देता हूँ। अभी वह इस शहर में नहीं है, लेकिन भाई ध्यान से, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना हम गरीब लोग उसकी भरपाई भी नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस तू मुझे कोई ऑटो दिलवा दे किराए पर चलाने के लिए, बस ताकि मैं अपने घर का खर्चा निकाल सकूं। गोपाल की बात सुनकर राघव उसे लेकर अपने मालिक के घर जाता है और उसके नौकरों से ऑटो की चाबी लेकर गोपाल को दे देता है, जिसके बाद गोपाल ऑटो चलाने के लिए निकल जाता है। लेकिन वो रॉन्ग वे में ऑटो चलाने की वजह से पुलिस वाले उसकी ऑटो को जब्त करके पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं। तभी वो घबराते हुए अपने दोस्त राघव को फोन करता है और उससे कहता है, भाई तूने जो मुझे ऑटो चलाने के लिए दिया था ना, मेरी गलती से ना मैंने उसे रॉन्ग साइड चला दी, तो उन्होंने ना ऑटो जब्त कर लिया और पुलिस स्टेशन लेकर आ गए हैं। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ा हूँ। इन्होंने ना 10,000 का चालान काटा है, तभी ऑटो छोड़ेंगे। भाई तूने क्या किया? मैंने तुझ गरीब की मदद करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया था ताकि तू भी अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर सके, लेकिन तूने तो मेरी ही रोजी रोटी छीनने का जुगाड़ कर दिया। अगर मेरे मालिक को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगा। मुझे माफ कर दे भाई, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। मैं 10,000 का जुर्माना कैसे भरूंगा भाई? तू जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जा। गोपाल की सारी बातें सुनकर वो जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करके पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जुर्माना भरकर ऑटो वहां से निकाल लाता है, जिसके बाद वो गोपाल से कहता है, भाई अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैंने तेरी मदद करने का नतीजा देख लिया, मुझे माफ कर दे भाई। भाई मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, जो हुआ अनजाने में हुआ। मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। क्या माफ करूँ मैं भाई तुझे? तूने अपनी एक गलती की वजह से मेरी सारी जमा पूंजी ही लुटवा दी। अगर मैं पैसे नहीं भरता तो तेरी तरह मुझे भी रोटी के लाले पड़ जाते, लेकिन अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ कर दे भाई। राघव इतना कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद गोपाल भी निराश होकर शाम के समय खाली हाथ अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हुए कहता है, तुम सही कहती हो, गरीब आदमी के सपने हमेशा गरीबी में ही रह जाते हैं। जब वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं कमा के खिला सकता है तो गाड़ी बंगले कहाँ से लाके देगा? इतने बड़े सपने कैसे पूरा कर पाएगा? मैं हार गया हूँ राधा, मैं हार गया हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इस गरीबी में और भूखे रहकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें पेट भर खाना तक नहीं खिला सकता। कौन कहता है कि मैं भूखी हूँ? देने वाला ऊपर वाला है। वो अपने बच्चों को भूखा जगाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। आपके जाने के बाद मैं मंदिर गई थी, वहाँ भंडारा हो रहा था तो मैंने खा लिया और आपके लिए भी ले आई। अब आप खाना खाइए और सो जाइए आराम से, कल का कल देखेंगे। मैं तुम्हें इस गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे पाया, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए आप, आपका मेरे साथ होना ही बहुत है मेरे लिए। और आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं? आपको तो अभी बहुत मेहनत करनी है अपने बड़े सपने पूरे करने के लिए। एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, कल नया रास्ता मिल जाएगा।
राधा की बात सुनकर गोपाल को एक नई हिम्मत मिलती है। अगले दिन सुबह उठकर वो चारपाई पर बैठा सोच रहा होता है कि आज की शुरुआत कैसे करे। तभी राधा कुछ सोने के गहने लेकर उसके पास आती है और कहती है, आपको ये गहने गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे आप ऑटो की डाउन पेमेंट करके एक नया ऑटो निकलवा लीजिए और धीरे धीरे उसी से कमाकर आगे की किस्त भर दीजिएगा। इससे आपको किसी से ऑटो किराए पर चलाने के लिए नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ये गहने तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी। इससे पहले तो मैंने तुमसे कई बार तुमसे ये गहने मांगे थे, लेकिन तुमने नहीं दिए थे। पर आज क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि आप जैसे गरीब आदमी के बड़े सपने कभी लाइफ में पूरे नहीं होंगे। आपके अंदर काबिलियत नहीं है, लेकिन मैं गलत थी। जैसे आपको बड़े सपने देखने का शौक है, वैसे ही उन्हें पूरी करने की काबिलियत भी तो है। आपको मौका तो मिलना ही चाहिए ना। राधा की बात सुनकर गोपाल बहुत ही खुश हो जाता है और राधा के कहे अनुसार गहने गिरवी रखकर उससे मिलने वाले पैसे जमा करके एक नया ऑटो निकाल लेता है और दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर देता है। समय बीतता है। समय के साथ गोपाल अपनी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार कर लेता है और गरीबी की जिंदगी से उठकर मिडिल क्लास लाइफ जीने लगता है। इस तरह से गरीब गोपाल अपने बड़े सपनों की तरफ एक एक करके कदम बढ़ाना शुरू कर देता है।